बहुरेवा सास का भय कह के, बहुरिया को रसोई घर में जाना तो नहाना जरूरी है। जी बहुरेवा सास का भय कह के बस सीसी सी सिसियाए थे और कहूँ आड़े में धोती बदल रही धरती पर पानी ना। यदि मैं 3 कवियों पर कोई काम करता हूँ, इनको प्रकाश में लाता हूँ, तो तब ये हमारी लोक भाषा की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी आपने जिस रचना की चर्चा की वो उस कालखंड की बात है। मैं भी उम्र हूँ, हम देख रहे थे कि मैंने देखा कि बाल विवाह तमाम होते थे। एक आदमी के 5-5 4-4 शादियां हो जाती और 65-70 साल की उम्र। बप्पा हम आज नहावे ना, लड़कौना मांगत माफी है, और गगरा भर पानी का हुई अंजुरा भर पानी काफी। अब जाड़े का कसके नहाव है, भूल गई भक्तिन चाची, और लोटिया भर पानी डारे तो घर में घूमे नाची नाची। नेपाल की भाषा भी 150 साल पुरानी है और आपकी हिंदी भी 150-200 साल पुरानी है, जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं। लेकिन लोक भाषाओं का इतिहास हजारों साल का है। चौथ दिन चौथो चाल चली, हम कन वजिया बाभन आए, वो स्वारा की कचनार ऐस, हम 70 के मुंह बायर हैं। 16 साल की कन्या से 70 साल के बूढ़े का विवाह हो रहा है। 12-14 साल की कन्या और 55-50-60 साल के व्यक्ति को ब्याह दी जाती है। तो उस पर इन्होंने व्यंग किया कि हम कनवजिया बाभन, दुल्हनी 3 और लड़का 13, कि हम कनवजिया बाभन आए, मरजादपुर 20 बिस्वा। मैंने 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं, 13-12 13 2-3 की नहीं, क्योंकि ध्वाखा वाली रचना। हाँ, वो सुना दीजिए। हाँ, हम कहन बड़ा ध्वाखा होगा, हम कहन बड़ा ध्वाखा होगा, हम गए याक दिन लखनऊ का ध्वाखा होगा। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार, आत्मा की आवाज आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। इस सीरीज में आज हम आपकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जिन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने जिस भाषा भाषी प्रांत में जन्म लिया, जिस स्थान पर जन्म लिया, जिस भाषा ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा, उन्होंने अपने पूरे जीवन को, पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस भाषा के लिए। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा मित्रों, जिनसे हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, और वो उस भाषा के बारे में, उसके नुआंसेस के बारे में, उसकी तमाम विशेषताओं के बारे में हमसे खुलकर बातचीत करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी भाषा है, तो मित्रों ये हमारी अपनी अवधी भाषा है, और अवधी भाषा के मर्मज्ञ डॉक्टर राम बहादुर मिसिर जी हमारे साथ आत्मा की आवाज के पॉडकास्ट में हैं। डॉक्टर राम बहादुर मिसिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद। अच्छा, आजकल मिसिर जी एक त्रिवेणी की बड़ी चर्चा है जो प्रयागराज में है, जिसे गंगा यमुना और अदृश्य मां सरस्वती की त्रिवेणी कहते हैं, और दूसरी एक त्रिबेनी है, त्रिबेनी जो अवधि में है, जो आदरणीय बलभद्र दीक्षित पढ़ीस जी, पंडित बंशीधर शुक्ल जी और आदरणीय चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका की त्रिबेनी है। तो ये जो त्रिबेनी, जो बाद वाली मैंने कही, इस त्रिबेनी के बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, बड़ा बढ़िया सवाल आपने किया है। और मैं 1995 को स्मरण करता हूँ, चित्रकूट रामायण मेले में मैं गया था और वहाँ एक सर्वभाषा काव्य गोष्ठी हुई। तो वहाँ बाल सौर रेड्डी ने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या तुलसी के बाद भी अवधि में कुछ लिखा गया, और मेरे लिए चैलेंज था, इसलिए कि क्योंकि अवधि लोक भाषा को साहित्य में स्थान नहीं मिल पा रहा। तो मेरा ध्यान सबसे पहले गया आधुनिक अवधि की त्रिवेणी पर, जिसे मैंने एक त्रिवेणी नाम किताब से लिखा भी, पंडित बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका और पंडित बंशीधर शुक्ल जी। और ये तीनों इस संयोग से कानिको ब्राह्मण थे, अवध क्षेत्र के। इन तीनों लोगों ने अवधी भाषा को हिंदी के समानांतर स्थापित करने में बड़ा प्रयास किया। तो मैंने सोचा कि बाल सौर रेड्डी के सवाल का जवाब यहीं शुरू होना चाहिए। यदि मैं 3 कवियों पर कोई काम करता हूँ, इनको प्रकाश में लाता हूँ, तो तब ये हमारी लोक भाषा की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और एक बात मैं बता दूं मिश्र जी कि जैसे एक भ्रम है, मैं नेपाल गया तो वहाँ भी नेपाल की भाषा भी 150 साल पुरानी है और आपकी हिंदी भी 150-200 साल पुरानी है, जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं। लेकिन लोक भाषाओं का इतिहास हजारों साल का है। तो इन लोक भाषाओं, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, ब्रजी हो, इन्हीं सबसे तो आपकी हिंदी समृद्ध हुई है।
लेकिन हाँ देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि हिंदी सर्वोपरि राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा बनी, लेकिन लोक भाषाओं की उपेक्षा हो गई। लेकिन ये सौभाग्य है कि अब फिर से काम लोग, हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो और हम ये सरकार जो है, हम्म, ये हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसने लोक भाषाओं के लिए शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में विशेष स्थान दिया है। अच्छा, हम ये चाह रहे थे जी कि आप ये तीनों हैं, जी बलभद्र दीक्षित पढ़ीस जी, जी रमई काका जी और बंशीधर शुक्ल जी, जी, इन तीनों की एक-एक रचनाएँ अगर सुनाते, और जरूर मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगा जी। कि आप जो पढ़ीस जी की हाँ, हम कनौजिया बामन बाभन, आहिन, जी जी ये ज़रा एक व्यंग्यात्मक रचना ज़रूर सुनाएँ। ये आपका कैमरा है, इसको देखें जी। और दर्शकों को सुनाएँ, हम कनौजिया बामन आहिन। लोक भाषाओं के संदर्भ में उसको देहाती भाषा आप समझे, और अनपढ़ लोगों की भाषा का जो एक मिथ गढ़ा गया। हुँ, सच्चाई तो ये है कि अभी आपने जिस रचना की चर्चा की, वो उस कालखंड की बात है। मैं भी उम्र हूँ, हम देख रहे थे कि मैंने देखा कि बाल विवाह तमाम होते थे। एक-एक आदमी के 5-5, 4-4 शादियाँ हो जाती और 65-70 साल की उम्र। तो वो कान्य-कुब्ज ब्राह्मणों को, वो क्योंकि कान्य-कुब्ज तो किसी दूसरी हर जाति में होते थे, ऐसा नहीं था। ठाकुरों में होते थे और सब, लेकिन इन्होंने अपनी जाति को, अपने को लक्ष्य में लेकर क्या बात! कान्य-कुब्जों पर, कान्य-कुब्ज ब्राह्मणों की जो मतलब विसंगतियाँ हम कहेंगे, हुँ, वो कुरीतियाँ एक शब्द है, रूढ़ भी है। तो उसमें क्या होता था कि 12-14 साल की कन्या और 55-50-60 साल के व्यक्ति को ब्याह दी जाती। हुँ, तो उस पर इन्होंने व्यंग किया कि हम कनवजिया बावन, दुल्हनी 3 और लड़का 13, मतलब 3-3 दुल्हनें हैं, 3-3 शादियाँ कर चुकी हैं, इतनी लंबी फौज है। और फिर अपनी दरिद्रता का बखान करते हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, केवल अपने ठसक में, अपने गौरवबोध में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने। लेकिन दो हमारे अवध में कान्यकुब्ज और सरयू पारी चलते हैं। हुँ, तो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में बिस्वा चलता है। जो 20 बिस्वा का ब्राह्मण होता है, सर कुलीन होता है, जो कि 1 बीघा 20 बिस्वे का होता है। हुँ, और सरयू पारियों में 3 और 13 होता है। वहाँ 3 जाति, 3 उपजाति और 13 उपजाति होती, तो 3 वहाँ सर्वोत्तम होती। और यहाँ जो है, जो 20 बिस्वा वाले ब्राह्मण होते हैं, वो सर्वोत्तम होता है। तो देखिए, ऐसा है कि सदा का नियम था, जो सबल रहा है वो गलत सही सब करता है। तो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हम कनवजिया बाभन आए, मर्जादपुर 20 बिस्वा, मैंने 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं, 13, 12, 13, 2, 3 की नहीं। हम कनवजिया बाभन आए, थाने पर थाने पर बैठ खरे खटकुल, हम कनवजिया बाभन आए, दुल्हनी 3 लड़का 13, सब भिक्षा भवन ते पेट भरे, घर में मूसा डंडे प्याले, हम कनवजिया बाभन आए, बिटिया बैठी 32 की, पोती बस 18 की झलकी, मरजाद का झंडा झूल रहा, हम कनवजिया बाभन आए, चौथे पन चौथ बियाहे के, बिहकरा बैठ घर का घेरे। चौथे पन का मतलब 60 साल की उम्र में भी इनकी शादी होने के, हुँ, इस पर वो व्यंग करें। हुँ, चौथ दिन चौथो चाल चली, हम कनवजिया बाभन आए, वो स्वारा की कचनार ऐस, हम 70 के मुंह बायरे। 16 साल की कन्या से 70 साल के बुढ़े का विवाह हो रहा है। माछन उकवाई कोचिस, हम कनवजिया बाभन है, बर्धन की पूछे ऐंठ ऐंठ, भैंसिन का लट्ठन पीट पीट, सिमौरन का सिमौर बांधा, हम कनवजिया बाभन आए, लड़कऊ चरावई हरहा बिनुआ, कंडा बीने बड़े चतुर, दाइज के लाओ 2000, हम कनवजिया बाभन आए, हर की मुठिया खुद गह पाई, तो ख्यातन लक्ष्मी फाट पड़े, बोले 3 तिलोक कहाँ आई, हम कनवजिया बाभन। तो स्वयं पर व्यंग्य किया उन्होंने, केवल ब्राह्मणों पर अपने किया अपने कि पे देखिए व्यंग्य हमारी किया। गरीबी क्या है, हमारा मतलब आर्थिक विपन्नता क्या है, जी, लेकिन फिर मेरी मर्यादा, क्योंकि मैं 20 विश्वा के ब्राह्मण हूँ, बस ये बात, होता है। देखिए, सबसे ज्यादा लोकप्रिय चंद्रभूषण त्रिवेदी काका हुए, जी, क्योंकि 40 साल तक आकाशवाणी रेडियो से जुड़े रहे, हुँ, तो उसका लाभ तो उनको मिलना जाहिर सी बात है। हुँ, तो उन्होंने, लेकिन रमई काका ने अवधि में इन दोनों कवियों के समानांतर हुँ, लिखा ही, लेकिन उनका फलक बहुत ही व्यापक है। अच्छा, मैं जाड़े का समय चल रहा है, इसमें उनकी 4 मुक्तक टाइप की जी, कविताएं सुना रहा हूं। स्वागत। पहली रचना है हुँ, कि बप्पा हम आज नहावे ना, हुँ, लड़कौना मांगत माफी है,
और गगरा भर पानी का हुई अंजुरा भर पानी काफी। अब जाड़े का कसके नहाव है भूल गई भक्तिन चाची, और लोटिया भर पानी डारे तो घर में घूमे नाची नाची। अब पंडित जी की के साथ ब्राह्मण तो जरूर ना। ई जाड़े से हारी मानी है पंडित काका शिव किशोर, और पानी तो चुप रहे थोड़े बोल मंत्र पढ़त है जोर जोर। बहुरेवा सास का भय के बहुरिया को रसोई घर में जाना तो नहाना जरूरी है। जी जी बहुरेवा सास का भय के बस सीसी सी सिसियाए थे, और कहूँ आड़े में धोती बदल रही धरती पर पानी ना। ये जाड़े का भय है, ये रमी काका का। और रमी काका की बहुत चर्चित रचना अभी हमें अमेरिका से एक फोन है, क्योंकि ध्वाखा वाली रचना। हाँ वो सुना दीजिए। हाँ, हम कहन बड़ा ध्वाखा होगा, हम कहन बड़ा ध्वाखा ध्वाखा, होगा जी। हम गए नियाक दिन लखनऊ का ध्वाखा होगा। हम्म, दरअसल भारत कृषि प्रधान देश है, और यह दुर्भाग्य है कि हमारे गांवों से हम्म, कृषि संस्कृत और सम संस्कृत का भाव निरंतर होता जा रहा है। अन्न को हमारे यहाँ देवता माना गया है। हम लोग जो है आज भी खैर में तो परंपरा में भोजन करते समय पहला ग्रास में मत्थे लगाते हैं। जी जब आप भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो वो आपके सारे शरीर का पोषण करेगा। हम्म, रमई काका ने कृषि संस्कृत को इतना स्थापित किया है, और उनकी रचनाएं लगभग खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जी हैं। तो मैं उनकी एक कविता है जी कि अन्न देवता, जी अन्न को देवता माना गया है। हम्म, हमारी बहुत परंपरा, जब हम लोग याद है कि बचपन में जो खलिहान में जो वो राशि आती थी तो उसकी पूजा की जाती थी। उस पर और जब उसको मजूरी देना होता था, लौनी जिसको कहते थे, तो पहला नाम लिया जाता राम करके। तो अन्न देवता पर एक सुनाइए कविता कृपया है। जी। कह रही घरैतिन मुनुआ ते ए पूत अन्न बिथराव न तुम, भिनसारे इन पर वास बोध, अमृत असलाल परी नाइस, इनका बालिन के पलना मा थपकी दई बौखा दुल राइस, ख्यातन में इनके जनमत खन सोहर सरिया पच्छी गाइन, दई रकत दान इनका किसान सींचन पातिन ओलह कैन, निज भरा पूरा खरिहान देख होगे किसान का गलगल मन, चटकील चाल भय घरतिन के गूंजा आंगन झनन झनन, ई हौस हौसला के बीजा बिन स्वार्थ के बिथराव न तुम, कह रही घर तिन मनुआते ऐ पोत अन्न बिथराव न तुम। दाना दाना की मुट्ठी में ना जाने कितनी रास छपी, रासिन माँ प्राण सजोए हैं प्राणन के आस उलास छपी, ई दानन माँ है देख पर दूबर पातर जर्जर किसान, तपसी धर्मी कर्मी किसान फुर्तीला पैसर्मी किसान। मैं समझता हूँ कि किसान पर इससे बढ़िया रचना हिंदी जगत में नहीं लिखी। तक अनाज को किस तरह से और किसान को, मतलब अन्नदाता तो कहा लोगों ने, लेकिन रमी काका ने किस तरह से किसान को किसानी को प्रस्तुत किया। अच्छा लेकिन देखिए अवधी भाषा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी लिखी, जायसी ने पद्माकर लिखा, तीन त्रिवेणी की हमने बात की, लेकिन आप देखिए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अवधी कहीं पीछे छूटती जा रही है ऐसा लगता है। दरअसल लोक भाषाओं के साथ ही है, लोक भाषाएं आज भी गांव में जिंदा हैं, लेकिन होता क्या परिदृश्य हम आप जो बात कर रहे हैं, भाई आप ये जान लीजिए कि मीडिया में या साहित्य जगत में कौन सी चीजें आ रही। मैं तो कहता हूँ सामंतवाद एक शब्द है, आज साहित्य में भी सामंतवाद हावी। तो जो सामंतवाद हावी, तो लोक भाषा हम लोग आज, मुझे 50 साल हो गए अवधि क्षेत्र में काम करते हुए, मुझे वो ख्याति नहीं मिल पाई जो खड़ी बोली में अगर मैं काम करता। उसके पीछे यही कारण, आप जान लीजिए कि अवधि का एक भारत की पहली भाषा है जिसको विदेशों में राष्ट्रीय भाषा का मान, अवधि को नेपाल में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। अच्छा। और यहाँ से भारत से ज्यादा वहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई होती, पाठ्यक्रम है, सारी चीजें। तो अवधि की उपेक्षा नहीं, सारी लोक भाषाओं की उपेक्षा हो। आप जान लीजिए कि एक समय था कि ब्रज और अवधि यही दो भाषाएं हिंदी जगत की शान थी, लेकिन आज दोनों भाषाओं को हिंदी से थोड़ा खारिज कर दिया गया। अच्छा आप तो बहुत देशों में गए, नेपाल गए, भूटान गए, कंबोडिया गए, वियतनाम गए, श्रीलंका गए, अनेक देशों में आप गए, तो उन देशों का अवधि से, जैसे नेपाल से तो ताल्लुक है, लेकिन कंबोडिया से, वियतनाम से क्या ताल्लुक? देखिए मिश्र जी, मैं एक चीज बता दूं आपकी, मैंने 1 दर्जन से अधिक देशों की यात्राएं की जी, और विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में। उसका कारण था, देखिए आप एक चीज देखिए,
विदेशों में आप जाएंगे तो दो चीजें मिलेंगी, भारतीय संस्कृति की, या तो राम कथा मिलेगी और या तो बौद्ध धर्म मिलेगा। और आप देखिए भगवान राम अयोध्या में पैदा होते हैं और भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में पैदा होते हैं, और दोनों अवध क्षेत्र के। इस लिहाज से कि अवध का जो वैभव है पूरी दुनिया में, वैश्विक परिदृश्य में, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं गया था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आप सुनते होंगे कि 90% मुसलमान हैं, लेकिन इंडोनेशिया में जो एक समुद्र तट पर खुले आसमान के नीचे ओपन थिएटर में, इसमें हजारों लोग बैठते, रोज रामायण होती है, जी। 2 घंटे की रामलीला होती है। और उस रामलीला में चाहे जिस जात के लोग, सबको उत्तरीय पहन के जाना होगा। और राम कथा का मंचन प्रतिदिन होता हो, हाल खचाखच भरा होता हो, आउटडोर स्टेडियम होता है। और ऐसे ही कई देशों में, अब आप देखिए, आप जिसे थाईलैंड कहते हैं, उसको महेंद्र अयोध्या कहा गया। यहाँ पर वहाँ थाईलैंड के जो इस समय 10वें राजा हैं, पहले राजा को राम कहा जाता था, दूसरे 9वें राम, 10वें राम, 5वें राम, राजा को वहाँ कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हमारे देश को गुलामी के बाद, आज़ादी के बाद, वो ताकतें थोड़ा कमज़ोर पड़ गई जो भारतीयता को स्थापित कर सके, इसलिए हम बहुत सारे पीछे चल चुके। अच्छा, जब हम अवध क्षेत्र की बात करते हैं, जी अवध क्षेत्र में अगर हम वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात करें, जी, तो अवध कहाँ से कहाँ तक है? देखिए अवध और अवधि एक दो शब्द ऐसे एक दूसरे से संपर्क जुड़े हुए। तो अवधी भारत उत्तर प्रदेश के खास करके 18 जनपदों की मुख्य भाषा है, और उसमें से 7 जनपद जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो उन जिलों में ही अवधी बोली जाती है। तो इस प्रकार से करीब 25 जिले उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा भाषी, और नेपाल के 7 जिलों में अवधी बोली जाती है। तो कुल मिला के नेपाल और भारत के 32 जनपदों में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेपाल में तो अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, वहाँ तो अवधी में बात करते हैं। मैं जाता हूँ तो यहाँ से मेरी खड़ी वाली भाषा में बात हो रही, वहाँ जब मुझे व्याख्यान देना हो तो अवधी में बात की जाती है। अच्छा, अवधी आपने मित्रों, आज आपको मैं बता दूं, बीच में बात को ब्रेक कर रहा हूं, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम बहादुर मिश्र से। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने लंबे समय तक, लगभग 4 दशकों तक अध्यापन कार्य किया, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, 1 दर्जन से अधिक देशों में इन्होंने अवध को लेकर यात्राएं की। अवधी भाग साहित्य में इनका 1985 में पीएचडी इनको अवार्ड हुई थी, और इनके ऊपर 8 से अधिक शोध हो चुके हैं। तो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने कुछ समय पहले अपना नाम रखा डॉक्टर राम बहादुर मिसिर, मिश्र को मिसिर कर दिया। ये घटना क्यों, कैसे मिश्र? बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे दर्शकों को पता चल जाएगा जी। बहुत लोग, दरअसल एक बार हुआ कि मिसिर, तो अब मिसिर करें घिसिर घिसिर तो थोड़ा याद है आपको? वो तो व्यंग्यात्मक, और देहरी पर से गिर पड़े मिस्राइन का गोरावा है। दरअसल हुआ कि आप जान लीजिए कि एक ऐसी विचारधारा हमारे भारत में पनपी, ये साहित्य जगत में विशेष रूप से, वो दलित बनाम सवर्ण। तो कुछ लोगों ने मिसिर को ये समझा, जैसे राम बहादुर शब्द ऐसा है, ये राम बहादुर शब्द जो है प्रायः पिछड़ों दलितों का शब्द है। अच्छा, तो मैंने मिसिर जब लिखना शुरू किया तो लोगों ने समझा कि ये दलित हो गया, तो मेरा भाव बढ़ गया मिसिर शब्द से। लेकिन इसके पीछे क्या है कि 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी अवधी पर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था अवधी पर। मैंने पहले बताया कि चूंकि नेपाल में अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो अवधी पर आयोजन होते रहते यहाँ से ज़्यादा। तो संचालक ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिसिर भैया आवा हैं, अब उनसे निवेदन कि भारत में अवधी अनुवाद की क्या स्थिति है, उस पर बात की जाए। अभ्यास था ही, उसे मैंने पूछा कि अवधी में बोलना है, तो कहा सर 40 मिनट आपको अवधी में बात करेंगे। तो खैर मेरा तो अभ्यास है, तो कोई दिक्कत। तो जो मिसिर शब्द मुझे सेट, क्योंकि हमारे गांव में सुकुल, मिसिर, दुबे, तिवारी सब है, न शुक्ल चलता है न मिश्र चलता है, आज भी दुबे। तो उसी दिन से मैंने कहा मिसिर ही लिखो अपने आगे। ये कहानी। अच्छा, जब हम अवधी व्यंजनों की बात करते हैं, तो केवल वो निहारी कुलचे और बिरयानी और दमादम बिल्कुल जो है वो मांसाहारी व्यंजन, और रसाजें और गुलगुले और लोनबरिया
की कोई बात ही नहीं करता। मिश्रा हम जी, ये चाहते हैं कि अब जी, आप हमारे सभी दर्शकों को जो अवध की खाटी व्यंजन है जी, शाकाहारी, जी, जी, जिसकी वजह से अवध जाना जाता है, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। मिश्रा जी, सबसे बढ़िया प्रश्न आपने मुझसे किया, जी। क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो खान-पान है, हम्म। उस पर भी बड़े प्रभाव हुए। हम्म। आज आप देख रहे हैं, अभी कल परसों रिपोर्ट में मैंने देखी थी, मोटापे को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, भारत में चिंतित है। और ये जो फास्ट फूड कल्चर पनप रही है, इसके विरुद्ध अगर आप अपने पारंपरिक व्यंजनों की बात करें, जैसे अवधी व्यंजन की आपने, मैंने कभी आपसे चर्चा की होगी कि मैंने एक 2014 में यहीं मालनी अवस्थी का कोई कार्यक्रम था, तो मुझे दायित्व दिया था अवधी व्यंजनों का। जी। तो मैंने केवल 4 सेलेक्ट किए थे, हम्म। फारा, हम्म। दाल भरी पूरी, हम्म। सैंगड़ा हम्म। और पना फुलौरी। जी। तो आप सोचिए कि 400 लोगों ने उस भोजन किया, हम्म। और आज भी उसकी चर्चा हो रही। मैंने 11 साल भी मुझसे लोग कहते हैं, मिश्रा जी फिर कब करो योग। तमाम सारे आपके पारंपरिक व्यंजन हैं जो हमारे प्रकृति से जुड़े हैं। और प्रकृति नहीं, देखिए भोजन के संदर्भ में 2 चीजें, स्वास्थ्य और स्वाद। आप स्वाद को प्राथमिकता देंगे कि स्वास्थ्य को? आज यही तो हो रहा है। अब आप देखिए फास्ट फूड, और आप कम लागत में मिलते हैं, जैसे फरा है। अब आप फास्ट फूड का सबसे बड़ा, अब तो मेरी तो उम्र हो गई, नहीं तो मैं सोचता था कि एक ठेला लगाऊं यहीं लखनऊ में अवधी व्यंजनों का, और रोज रोज एक मेनू रखूं। अब आज देखिए फरा है, फरा खैर लोग खाते हैं, दाल भरी पूरी है। दाल भरी पूरी मैं आपको बताऊं, मैं मॉरिशस गया तो मुझे वहां खाने को मिली, क्योंकि मॉरिशस में जो 150 साल पहले गिरमिटिया गए, अवध से ही गए थे, तो आज भी इस परंपरा को बनाए रखे खान पान। और मैं बता रहा हूँ कि मॉरिशस वगैरह में या प्रवासी जितने गए हैं, उन्होंने अपनी परंपरा को पूरी तरह से तो मॉरिशस में तो भोजपुरी के लोग ज्यादा हैं, ना ना ना, अवध के लोग कम देखिए हैं। ऐसा है कि जो गया हुआ है, दरअसल पहले जो औद्योगिक नगरी थी कलकत्ता थी, तो कलकत्ता में अवध और बिहार के लोग ही तो जाते थे नौकरी करने, और सारे गिरमिटिया वहीं से गए। एक केंद्र अयोध्या में भी था इसका, गिरमिटिया का, तो इनको छल पूर्वक लेके गया, मजदूर बना के लेके गए। तो वहां तो रामचरितमानस को भोजपुरी कहते हैं। ये दुर्भाग्य हमारा है कि अवधि पर भोजपुरी कहते कौन हो रहा है। हालांकि ये भाषाई विवाद है, नहीं कर, लेकिन जो सच्चाई उसको तो कहने होगा। तो नहीं वहाँ तो क्या रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखी रचना बताई जाता है? बिल्कुल बताई जाती है। जब मैं गया वहाँ सेमिनार 10वीं में संचालन करना था, तो मैंने वहाँ के विद्वानों से पूछा, तो उन्होंने कहा मैं भ्रम में जी रहा हूँ। जैसे हम लोगों के बचपन में जब गायन नृत्य का प्रोग्राम होता था, तो कहा जाता था कि भैया पूर्वी गाओ, तो उस पूर्वी में भोजपुरी अवधी आती। अच्छा एक बात और बता, भोजपुरी अवधी दोनों सगी जिनका आत्मीयता का जो रिश्ता नाता है, इन दोनों का ज्यादा है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने भाषा के, ये तो सौभाग्य है कि भाषा के नाम पर विवाद नहीं, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म, लेकिन भाषा के नाम पर ही बचा हुआ। कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, और लोग भाषाओं के नाम पर तो विवाद कतई होने नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि देखिए आप जो आप कह रहे हैं कि भोजपुरी के, देखिए 4 चीजें वो लेके गए थे मॉरिशस। पहले रामचरितमानस का गुटखा लेके गए थे, दूसरा हनुमान चालीसा लेके गए थे, तीसरा तोता किस्सा बना ले गए, और फाग और आल्हा की पोथी लेके ये गए। 4 चीजें लेके गए। यही 4-5 चीजें वही बचाए हुए हैं अभी। वही चीजें आपकी अवध की संस्कृति, भोजपुरी की संस्कृति। और देखिए अवध की संस्कृति है, भोजपुरी की कोई पर्टिकुलर संस्कृति नहीं है, लेकिन अवधी संस्कृति जब बात करेंगे तो बहुत व्यापक पूरे देश की, क्योंकि अवध के 4 जो केंद्र हैं वो पूरी दुनिया में नहीं, भारत में विख्यात। क्या संस्कृति अवध की? देखिए अवध की संस्कृति के 4 केंद्र हैं। पहला प्रयागराज, इस समय आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया में छाया हुआ। दूसरा चित्रकूट, भगवान राम की तपस्थली। तीसरा है अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली। चौथा है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों ने यहीं से सूत सौनकादि दीक्षित होकर उन्होंने भारतीय धर्म दर्शन का आप पूरी दुनिया में नैमिष का जिक्र तो ऋग्वेद में भी है। हाँ, नैमिष का इसमें नहीं, तो ये 4 अवध के मुख्य केंद्र हैं, और यहीं से अवध की संस्कृति पूरे विश्व में फैलती है। तो ये भोजपुरी समय के साथ आगे बढ़ गई। हाँ, नहीं देखिए मिश्रा जी एक बात मैं बताऊं, भोजपुरी बाजार की भाषा है और अवधी साहित्य की भाषा। आप जरा बताइए, अभी भोजपुरी वाले साहित्य की बात करेंगे तो वो शारदा सिन्हा की बात करेंगे, भिखारी ठाकुर की बात करेंगे, शारदा सिन्हा और 2-3 नाम। लेकिन आप अवधी में किसको, एक व्यक्ति रामचरितमानस का आप देख रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ दुनिया में कहीं ना कहीं इस समय भी हो रहा है।
मैंने भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिजी में होता है, मॉरिशस में रामायण पाठ होता है, उस साहित्य के समक्ष दुनिया का कोई साहित्य नहीं ठहरता। भोजपुरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए भोजपुरी, अच्छा चूंकि बाजार की भाषा है, आम भाषा है, और हाँ भोजपुरी अपने लालित्य के कारण, लेकिन ये दुर्भाग्य कि उसी की लालित्य को अश्लीलता में बदलने के लिए भोजपुरी का बड़ा नुकसान किया गया। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, जब हम हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, जी जी कई बार फिल्मों के माध्यम से भी भाषा की लोकप्रियता पर फर्क पड़ता है। मुझे याद पड़ता है गंगा जमुना फिल्म का गाना था, अवधि में बड़ा अरे है, आज भी है ना? लाले अच्छा, लाले ओठवा से चुए वाला लैया। हाँ, फुल गेंदवा न मारो लगत करे फुल जवा गेंद, पिट हाँ दे, जी, और नदी नारे न जाओ श्याम श्याम पैया 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 परी, परी। जी जी तो अवधि के इतने गाने एक समय में बॉलीवुड में मशहूर हुए, जी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कम क्यों होते गए? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि उस समय वहां पर गीत लिखने वाले लोग जो रहे हों बॉलीवुड में, वो अवध क्षेत्र के रहे हों, क्योंकि जो गीतकार जहाँ का होगा वो वहां के शब्दों को डालेगा हाँ गाने ये बात सही आपने कही, लेकिन तमाम सारे जैसे मजूर सुल्तानपुरी को देखिए, में। बहुत सारे गीतों में दरअसल पटकथा लेखन में, फिल्म बनाने में अवधि थोड़ा पीछे रही, लेकिन उसमें जो फिल्में बनी उन्होंने इतिहास रचा। 80 के दशक में आपने नदिया के पार फिल्म थी, हाँ जी, जी। और वो जौनपुर अवधि क्षेत्र हम्म। में ही शूटिंग उसकी थी। अब जरा सा देखिए, तो जौनपुर पूर्वांचल में है कि अवध में? नहीं अवध में ही, अच्छा। जौनपुर का थोड़ा सा हिस्सा जो है हम्म, भोजपुरी क्षेत्र में आता है। हम्म, मिर्जापुर है, जौनपुर, ये सब सीमावर्ती क्षेत्र है। तो आप सोचिए कि बैलगाड़ी है और नाव है, ऐसी पूरी फिल्म बन जाती है, हम्म। कोई कास्ट नहीं लगती है। और मैंने जीवन में पहली एक ऐसी फिल्म जिसको 3 बार देखा। अच्छा, हमें एक बात बताइए मिश्र जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं श्री राम बहादुर मिश्र जी से, जो अवधी भाषा के मर्मज्ञ हैं। उस फिल्म में गाना था नदिया के पार में, कौन दिशा में लेके लेके चला चला रे रे बटोहिया। हाँ। तो बटोहिया शब्द जो है, हाँ। ये अवध का है कि भोजपुर का है, मतलब नहीं, पूर्वांचल का? देखिए बटोही जो है, बटोहिया तो एक विधा है लोक साहित्य की। हम्म। बटोहिया बटोही से बना हुआ है, तो बटोही शब्द। यात्री से। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, बटोहिया शब्द प्रेषित पथिका नायिका को के पति को कहा जाता। जब बटोही चला जाता था, जब आज की तरह संसाधन नहीं थे, कहीं चिट्ठी जाती थी तब वो हाल चाल, तो बटोही को विदा करते समय जो लोगों के हमने तो बचपन देखा कि रेलगाड़ी से जो लोग जाते थे परदेश कमाने, तो आधा गांव जाता था विदा करते रोते समय। तो बटोही शब्द अपने में एक संस्कृति है बटोहिया की। तो ये दोनों में चलता, अवधी में भोजपुरी में। और ये संबंध बटोही शब्द जो है अवधी और भोजपुरी दोनों का एक ऐसा शब्द है कि इसकी बहुत बड़ी व्यापक संस्कृति है, उसके उसकी बहुत बड़ी व्यापक दर्शन बटोही शब्द है। तो जो आपने कहा कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, बटोही उसको लेके जा रहा है। हाँ, जो उसका नायक है फिल्म का, और वो गुंजा उससे प्रश्न करता है। तो अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं। जी। हम चाहेंगे कि अवधि लालित्य से सना हुआ सराबोर हाँ। कोई एक वाकया या कोई एक कविता या कुछ बात आप हमारे विशेष दर्शकों एक से एक शेयर चीज में करना रह चाहें? गया, इस त्रिवेणी में एक नाम और छूट गया जी, था, बताएं ना। बंशीधर शुक्ल। जी, बिल्कुल। तो उनके बारे में दो एक मिनट और। अवश्य, अवश्य। जैसे बंशीधर शुक्ल विधायक थे, हम्म, और आपसे मतलब उस व्यक्ति ने कितना गरीबी का जीवन जिया। हम्म, बंशीधर जी एक लखीमपुर के बरामदे में मिले हुए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जो क्रांति मचाई, उनका खूनी पर्चा, आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, ये दो लोग तो नहीं जेल गए, लेकिन बंशीधर शुक्ल, और बंशीधर शुक्ल ने जो क्रांतिकारी रचनाएं की हैं साहित्य में पढ़ी गई। अब खैर इसमें उनकी जैसे एक कविता, चौराहे पर ठाड़ के सुनाऊं ताकन चारी वार, देश का को है जिम्मेदार। और पूरे भारत का पढ़ सके इसमें, देश में क्या क्या, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, नेहरू के खिलाफ नो बगावत की सारी चीजें। तो ये बहुत अद्भुत कवि था। जब देश हमारा आजाद हुआ तो आजादी के नाम पर इतनी स्वच्छता हुई कि देश की जो सपने देखे गए वो सपने चकनाचूर होते थे। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए होएगा स्वतंत्र भारत, हमारे एक व्यंग्य लिखते हैं ये बंशीधर शुक्ल जी, जाने कैसी डोली बयार, गांधी सुभाष की सुन गुहार, भाई ऐस लड़ाई महाप्रलय, अंग्रेजन की हो गई विजय, मूल मनहे मनमा भय हार, कैसे पावे दुनिया संभार, बस करे लगे सबका स्वतंत्र, मांगे और बिन मांगे स्वतंत्र, भारत में पिछला राजतंत्र, जय सुरमा बोले तंत्र मंत्र,
जैसे छोड़िन अंग्रेजी मुल्क हथियार हिन लीडरन मुल्क उड़ते खन अंग्रेजी बाहर भरिगा औरो गर्दा गुबार वैसन रहेगा देहरी दुआर हल्ला मचगा हटगा बुखार गली गली की इन्हें पुकार होएगा स्वतंत्र भारत हमार साहेब स्वतंत्र गुलमो स्वतंत्र जुल्मी स्वतंत्र जुल्मो स्वतंत्र रेलय स्वतंत्र अंजन स्वतंत्र सब दवा सुबह मंजन स्वतंत्र ठग्गा नंगा मंगा स्वतंत्र भाई भाई दंगा स्वतंत्र डाकू तस्कर लोफर स्वतंत्र खटिया बखरी कोटर स्वतंत्र मेहरी लड़का लड़की स्वतंत्र खरफूस बाग उर्की स्वतंत्र सबरे लुच्चा टुच्चा स्वतंत्र घर फुक्का हर नुच्चा स्वतंत्र गोली डंडा गुंडा स्वतंत्र क्या बात है। रंडा मुंडा संडा स्वतंत्र थाना स्वतंत्र पुलिसों स्वतंत्र अर्जी दावा नाले स्वतंत्र परतंत्र भय ईमानदार होएगा स्वतंत्र भारत। क्या सुंदर दरअसल कविता आप है, सोचिए कि क्या आज के सुंदर। 50 साल पहले के था हमारे क्या- बाबा हमें याद है, कहा मैं माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ, जी जी हमारे बाबा शायद इसी कविता से सो कहा करते थे हाँ, कि जाइए ये हाँ, देश स्वतंत्र है, हाँ, जो मन है आप करिए। जी। तो शायद उद्धरण यहीं से लिया बस होगा। वहीं से लिया इस आयु में ये आकर मैं 50 समझ पा साल रहा पहले हूँ। लिखी गई जी, रचना जी। आजादी के 10 साल बाद जब देश की दुर्गत होने लगी तब ये बंशीधर सुब्रमण्यम ने तो निश्चित रूप से ये तीनों कवि अवधि के बहुत अद्भुत कवि हैं। आपसे बात करते हुए इतना अच्छा लग रहा है अरे कि जी ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू खत्म करने का मेरा मन नहीं कर रहा। जी मेरे मन में 2 प्रश्न और आ रहे जी जी हैं, हाँ मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं देख रहा था इस पुस्तक में माँ के लिए महतारी शब्द है हाँ हाँ और बिटिया के लिए बिटौनी है। बिटौनी है महतारी, बिटौनी, तो ये शब्द तो हमारी ये जनरेशन जानती ही नहीं है, ये पीढ़ी। तो ऐसे कितने शब्द होंगे, कौन कौन से शब्द विशेष होंगे? एक चीज मैं बताऊं आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया बहुत मतलब जायज आज किया लेकिन आज जो समय चल रहा है वर्तमान समय इसमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का आप देखिए कि जो ढाबे बन गए वहाँ मिट्टी के बर्तन खाना बन रहा है गाँव में और शहरों में आप देख रहे हैं कि हालांकि वो चीज़ें छूट गई लोग जुड़े हुए लोग नहीं लेकिन अपने लोकगीतों को अपनी लोक परंपरा को उनको सबको संजोने का काम कर रहे हैं तो ये जो आपने देशज शब्दों की बात की देखिए आपने जैसे बिटौनी शब्द की बात की हाँ तो ये आंचलिक शब्द है अच्छा गेदाहरा शब्द है गेदाहरा बच्चों को गदेला भी शब्द है ये बहुत सारी शब्द संपदा मेहरारू, मेहरारू शब्द मनसेधु। हाँ तो एक सूचना मैं बता दूं मैं विगत 4 वर्षों से केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भाषा पाठक हूँ अवधी हिंदी अंग्रेजी का ये 3 लोक भाषाओं में ये 3 भाषाओं में तो कुछ ऐसे शब्द बताइए हाँ जो हमारे दर्शकों को उनके साथ साझा करें। हाँ बहुत सारे शब्द हैं जी। जैसे अभी आपने मेहरारू की बात की लड़का कही गदेला की बात हुई है और बहुत कुछ शब्द हमारे जैसे कृषि संबंधित जैसे हल बैल तो आप जानते हैं लेकिन आप जुआट नहीं जानते फार नहीं जानते फार, नसी नहीं जानते खोपा नहीं जानते पगहा नहीं जानते बरारी नहीं जानते मैगर और बहुत सारे शब्द क्योंकि प्रयोग में नहीं आ रहे हैं इसलिए तो लेकिन ये शुरुआत हुई शासन स्तर पर हो रही व्यक्तिगत स्तर पर इन शब्दों के एक संशोधन शब्द को हमारे ब्रह्म कहा गया है तो इन शब्द को बचाने की बहुत जरूरत है क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। जी। आपने कहा शब्द को ब्रह्म कहा गया जी। और इन्हीं शब्दों को लेकर आजकल बहुत हलचल मची हुई है। जी। जो पहले हास्य व्यंग्य जो है बहुत बहुत सहज गरिमापूर्ण होता था, अब उस हास्य व्यंग्य में फूहड़ता आती जा रही है, द्व्यर्थी संवाद आते जा रहे हैं। द्व्यर्थी। अभी हाल में एक पॉडकास्ट को लेकर बहुत चर्चा हुई, काफी घटिया बातें कही गई। तो ये जो हास्य व्यंग्य और मजाक का गिरता हुआ स्तर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल देखिए वैचारिक दरिद्रता हमारे देश में आ गई आप कोई पढ़ना है सोशल मीडिया से सब विद्वान होना चाहते हैं मैं आपसे बताऊं मेरे पास कम से कम 20 किताबें इस समय समीक्षा के लिए लिखी और सबको मैंने खारिज कर दिया क्योंकि सारा का सारा मैटर गूगल से लिया जा रहा है आप सोचिए गूगल इंसाइक्लोपीडिया भारत एक तरह से इस चीज को आप नहीं समझ रहे हो भारत एक तरह से भाषाई युद्ध में फंसा पड़ा हुआ आज के 5-6 साल पहले इंसाइक्लोपीडिया में भारत को मंदारिन के बाद हिंदी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया आज देखिए जाके इंसाइक्लोपीडिया खोली हालांकि वो प्रामाणिक नहीं तो हिंदी आपके 7वें नंबर पर उसके कारण क्या उन्होंने अवधी को भोजपुरी को ब्रजी को अलग भाषा कर दिया हिंदी हमारी कमजोर तो इस समय बहुत ज़रूरत है कि हमको भाषा के स्तर पर सचेत रहने की जरूरत अभी चीन ने क्या किया है कि भारत और नेपाल के बॉर्डरों पर कम से कम 300 विद्यालय खोल दिए मंदारिन की पढ़ाई हो रही
और उसके लिए वो सारे संसाधन दे रहा है, टीचर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और गरीब, और आप जानते हैं कि जब भी धर्मांतरण हुआ है और संस्कृत को ग्रहण करें तो गरीबों के बीच में जाते हैं, तो वही काम हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको भाषा के स्तर पर हिंदी के वर्चस्व के लिए, राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए भी इसमें बहुत ध्यान देना होगा। क्या बढ़िया बात जी। आपने कही मित्रों। और एक बात समझिए कि भाषा निखरती है जी। प्रयोग की खराद पर। जी, जी, जितनी प्रयोग की जाएगी भाषा, बिल्कुल। उतनी ही वो निखरेगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत पहले कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। आज के इस पॉडकास्ट में मित्रों हमने बात की डॉक्टर राम बहादुर मिश्र से, जो अवधि मर्मज्ञ हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज की बातचीत का क्रम बस यहीं तक। बहुत धन्यवाद मिश्र जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने घरों में बैठकर देखने के लिए, और लगातार हमें अपना स्नेह और प्यार देने के लिए। हमारी पूरी टीम की ओर से, आत्मा की आवाज की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद। नमस्कार। Please like, comment and subscribe.